हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा। आज की क्लास में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट डिटर्मिनेशन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव ए वैल्यू मोर देन वन। ठीक है, इनमें से एमपीसी, एपीसी, एपीएस और एमपीएस, इनमें से किसकी वैल्यू जो है मोर देन वन होती है? राइट। देखिए, इनमें एपीसी की वैल्यू मोर देन वन होती है, एपीसी। ठीक है, और एपीसी की वैल्यू मोर देन वन कब होती है? व्हेन कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। राइट, सी इज ग्रेटर देन वाई, देन सेविंग इज नेगेटिव in this situation. The value of APC is greater than या more than 1 and the value of APS is नेगेटिव। राइट, ठीक है। मतलब जब C इज ग्रेटर देन Y, मतलब खर्चे हैं ज्यादा, इनकम है कम, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग नेगेटिव होगी। इस सिचुएशन में एपीसी की वैल्यू मोर देन वन होगी और एपीएस की वैल्यू बेटा नेगेटिव होगी। राइट, इसे एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे इनकम लिख रहा हूँ, इनकम मीन्स वाई। राइट, कंजप्शन का मतलब सी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी, सेविंग का मतलब एस। ए पी सी क्या होता है हमारा? सी अपॉन वाई, और बेटा एपीएस होता है एस अपॉन वाई। राइट, एपीसी है सी अपॉन वाई, एपीएस एन एस अपॉन वाई। माना कि इनकम है 20 और कंजप्शन है 50, तो सेविंग होगी -30। राइट, तो एपीसी है सी अपॉन वाई, सी अपॉन वाई, सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सी हमारा 50 और वाई कितना है? वाई है 20, तो एपीसी की वैल्यू कितनी हो गई? 2.5। राइट, और एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई, एस मतलब सेविंग है -30 और वाई की वैल्यू है 20, तो एपीएस की वैल्यू होगी -1.5। राइट, तो एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, मोर देन वन वैल्यू जो है वो एपीसी की है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी यहीं पे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव ए नेगेटिव वैल्यू। इनमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव है? तो बेटा एपीएस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी, एपीएस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। राइट, ठीक है। और वैसे भी सम टोटल ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब एपीसी की वैल्यू क्या आई है हमारी? एपीसी की वैल्यू आई है 2.5 और एपीएस की वैल्यू आई है -1.5, -1.5, और 2.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? एग्रीगेट सप्लाई एंड आर ऑलवेज इक्वल्स।
नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेटा इनमें से किसकी वैल्यू ऑलवेज एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, राइट। तो जनरली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि जैसे एग्रीगेट सप्लाई और इक्वल कहते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल बता देते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू एग्रीगेट डिमांड के इक्वल केवल इक्विलिब्रियम पे होता है, ऑलवेज नहीं होता, राइट। देखिए मैं इसे ग्राफिकल तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ आपको। बेटा वाई एक्सिस पे हम एडी और एएस को मेंशन करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, और एक्स एक्सिस पे हम इनकम लिखते हैं, इनकम मींस वाई, राइट। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है एएस, और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू जो है वाई के बराबर होती है, एएस को वाई भी कहते हैं, नेशनल इनकम, राइट। ये कौन सी लाइन है, 45 डिग्री लाइन है। ये हमारा सी कंजप्शन कर्व हो गया, सी सी, यहाँ पे वाई और सी दोनों इक्वल होते हैं। बेटा इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे वाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, इनकम के। अच्छा अब सी के जस्ट पैरेलल क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड बनता है। सी के जस्ट पैरेलल क्या बनता है, एग्रीगेट डिमांड, ए डी। वैसे ए डी क्या होता है, सी प्लस आई, राइट। ए डी और सी के बीच का जो डिफरेंस है, एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। और यहाँ पे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो कि इनकम के डिफरेंट लेवल पे सेम होते हैं, और आई की वैल्यू सेम होगी, इसलिए सी और ए डी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी पैरेलल होगा। बेटा ये पैरेलल होता है, ये पैरेलल है, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जहाँ पे इक्वल होता है, एट पॉइंट E1 ले लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। बेटा इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई जो है एंड आर ऑलवेज इक्वल, क्या चीज इक्वल होती है, नेशनल इनकम आर ऑलवेज इक्वल, राइट। एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर ऑलवेज इक्वल, नॉट एन एडी। एडी एएस के इक्वल होता है ओनली एट पॉइंट इक्विलिब्रियम, और एग्रीगेट सप्लाई ऑलवेज इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इक्वल नेशनल इनकम, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड व्हेन, ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे अचीव होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे सी, बेटा जहां पे सी और ए एस मतलब वाई दोनों इक्वल है, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो वाई का मतलब नेशनल इनकम, वाई का मतलब नेशनल इनकम, और सी का मतलब क्या हो गया, कंजप्शन, जहां पे दोनों इक्वल होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसका आंसर यही होगा, नेशनल इनकम इक्वल टू कंजप्शन, राइट। एट इक्विलिब्रियम लेवल, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए, राइट। एडी होता है हमारा सी प्लस आई, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स इनकम, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी कहते हैं, और इनकम का या तो कंज्यूम होता है या फिर क्या होती है, सेविंग, राइट। तो सी से सी कैंसिल, तो बचा क्या, आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एस के, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग, सेविंग की वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। बेटा सेविंग की वैल्यू इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है, तो इसका आंसर क्या होगा,
राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन प्लांट सेविंग is less than planned investment, then national income is likely to fall. There will be no change in national income. National income is likely to rise. None of these. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही पे बेस है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, एडी और एएस का डायग्राम और इन्वेस्टमेंट और सेविंग का डायग्राम हम मर्ज करके बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पे तीनों का आंसर हमें मिल जाएगा। देखिए ऊपर वाले डायग्राम में क्या है, अंदर में एडी और एएस बना रहा हूं, तो एडी और एएस को मैं वाई एक्सिस पे मेंशन करूंगा, एडी और एएस। एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं इनकम, इनकम इज वाई, राइट। और नीचे वाले डायग्राम में ये फिगर, इस फिगर का नाम ए दे देता हूं मैं और इस फिगर का नाम मैं बी दे रहा हूं, राइट। तो वाई एक्सिस पे मैं क्या बनाने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, और एक्स एक्सिस पे क्या बनाने जा रहा हूं, इनकम। इनकम को क्या डिनोट करते हैं बेटा, वाई। तो ए फिगर में क्या है, ये 45 डिग्री लाइन ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, 45 डिग्री लाइन, राइट। और ए एस के इक्वल क्या होता है, एडी, एग्रीगेट डिमांड एडी। और एग्रीगेट डिमांड एडी, एग्रीगेट सप्लाई ए एस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हो गया हमारा वाई, राइट। और इसे अगर नीचे मर्ज करते हैं तो सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए फिर सेविंग जीरो भी होती है, फिर सेविंग पॉजिटिव भी जाती है। बेटा ये सेविंग कर्व हो गया। इन्वेस्टमेंट कर्व ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब विच आर इंडिपेंडेंट टू चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम में चेंज होने से इस तरह के इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल होना है, राइट। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है कहां पर, E1 पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज्यादा। अगर मैं ये कहता हूं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम से पहले क्या हो रहे हैं, सेविंग है कम और इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, ठीक है, राइट। तो यहां पे क्या है, सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज्यादा। तो अगर इसी चीज को ऊपर अटैच करके पढ़ते हैं तो होगा क्या कि डिमांड होगी ज्यादा, सप्लाई होगी कम। बेटा डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम, डिमांड है ज्यादा और सप्लाई है कम, राइट। मतलब चीज है मार्केट में कम, खरीदने वाले हैं ज्यादा, डिमांड है ज्यादा। तो इस सिचुएशन में इसे कहते हैं हम एक्सपेंशनरी टेंडेंसी, ठीक है, राइट। डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, अपने पुराने स्टॉक्स को बेचना शुरू कर देंगे। मतलब प्रोड्यूसर्स विल सेल ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स। स्टॉक खत्म हो गया, न्यू स्टॉक्स को रिबिल्ड करने के लिए ही वुड प्लान टू मोर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन की प्लानिंग की जाएगी। तो द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम राइजेस। हर चीज बढ़ेगी, कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, राइट। तो अब इसी चीज को हम क्वेश्चन के साथ रख के पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट सेविंग इज लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, तो नेशनल इनकम क्या होना चाहिए, नेशनल इनकम टू बी राइज, ठीक है ना। सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, तो नेशनल इनकम इज लाइकली टू राइज। इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, व्हेन प्लांट सेविंग इज लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, बेटा सेविंग है कम और इन्वेस्टमेंट है ज्यादा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम से पहले की ही सिचुएशन है। तो होगा क्या,
इसी को ऊपर मर्ज करके पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, जब सेविंग है कम, इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा, तो बेटा डिमांड होगी ज़्यादा, सप्लाई होगी कम। डिमांड होगी ज़्यादा, सप्लाई होगी कम। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन, क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सप्लाई इज लेस देन डिमांड। देखो तीनों सिचुएशन एक ही है, सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा, राइट। इक्विलिब्रियम से पहले ही हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सप्लाई होगी कम और डिमांड होगी ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर विल सेल ऑफ देयर एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, प्रोड्यूसर्स अपने पुराने स्टॉक्स को बेच देंगे, तो स्टॉक खत्म हो गया। तो रिबिल्ड दी न्यू स्टॉक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर ही वुड प्लान टू मोर प्रोडक्शन, राइट। तो इसका आंसर बी है। तो रिबिल्ड दी डिजायर्ड स्टॉक्स, प्रोड्यूसर वुड प्लान ग्रेटर प्रोडक्शन, राइट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे सी इक्वेशन में गिवन है, यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए, अगर सी की वैल्यू इक्वेशन में हो तो ये कंजप्शन फंक्शन कहलाता है, नॉट एन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। तो अगर सी की वैल्यू इक्वेशन में है तो सेविंग की वैल्यू भी इक्वेशन में आनी चाहिए, मतलब सेविंग फंक्शन की फॉर्म में आनी चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं इसका सॉल्व, बिकॉज इनकम का या तो कंज्यूम होता है या फिर क्या होती है बेटा, सेविंग होती है। तो सेविंग को कैसे निकाला जाएगा, y माइनस सी, राइट, y माइनस सी। बेटा सी के प्लेस पे हम एक काम करते हैं, कंजप्शन फंक्शन की वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 0.75y, राइट। तो y माइनस और प्लस 100 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 100 हो गया, माइनस बाहर है और प्लस 0.75 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0.75y, राइट। देखिए तो माइनस 100 आगे आ जाएगा, माइनस 100 आगे आ गया। यहाँ पे y के आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1y है, राइट। और 1y में से अगर हम 0.75y को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 0.25y, 0.25y, राइट। बड़ी वैल्यू 1 प्लस में है तो प्लस में, तो सेविंग फंक्शन की वैल्यू आएगी बेटा -100 प्लस 0.25y, तो -100 प्लस 0.25y, तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा सी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लायर को हम के डिनोट करते हैं बेटा, मल्टीप्लायर का मतलब होता है के, और के फॉर्मूले क्या होते हैं, एक तो के का बेसिक फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी भी होता है, ठीक है। और के इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन एमपीएस भी होता है, मतलब के 3 फॉर्मूले हैं। अब इन सभी ऑल्टरनेटिव में देखिए कि के का कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट हो रहा है, के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस तो नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है। 1 अपॉन एमपीएस, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, ये आंसर इसका ठीक है। 1 माइनस एमपीएस सी तो नहीं है, और 1 अपॉन एमपीसी माइनस 1 ये भी नहीं है, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी होना चाहिए, एमपीसी माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बी, राइट। अब क्वेश्चन में 11 देखिए, व्हेन इकोनॉमी डिसाइड टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। देखिए कहने का मतलब ये है, एमपी कोई भी इकोनॉमी जितनी भी उसकी एडिशनल, देखो एडिशनल की अगर बात हो तो डेल्टा में आएगा, चेंज में आएगा, जितनी भी एडिशनल इनकम है सारी एडिशनल इनकम उसकी सेव्ड हो जाए,
तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस होता है, राइट। अब जैसे एडिशनल इनकम है 100 की, ऑल एडिशनल इनकम आर टू बी सेव्ड, राइट। तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। तो के का एमपीएस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस होता है, राइट। तो 1 अपॉन एमपीएस की वैल्यू कितनी है 1, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, 1, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the marginal propensity to consume is greater than marginal propensity to save, the value of multiplier will be, ठीक है। एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन है एमपीएस से। देखिए एस वी नोट एट द सम टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी और एमपीएस का जो टोटल होता है वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये भी 0.5 हो और ये भी 0.5 हो, तो वैल्यू 1 आएगी। और इसमें ये बोला है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से ज्यादा है, राइट। ज्यादा कब होगा, 0.6 या 0.7 या 0.8 या 0.9 या 1, राइट। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.6 है तो एमपीएस की वैल्यू 0.4 हो जाएगी, 0.7 है तो 0.3 हो जाएगी, 0.8 है तो 0.2 हो जाएगी, 0.9 है तो 0.1 रहेगी, और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें से के की वैल्यू को सॉल्व करके देख लो कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी या लेस देन 2 होगी या इक्वल टू 2 आएगा या इक्वल टू 5 आएगा, राइट। देखिए के का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू एक बार मैंने 0.6 ले ली बेटा, 1 में से 0.6 को माइनस करें तो 0.4 बचेगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 2.5, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू मैंने 0.7 लेके चेक किया, तो 1 अपॉन 0.3, 3.33, ठीक है। देखो दो बार मैंने सॉल्व करके देखा है तो कुछ आंसर मिल रहा है, इनमें से ये देख लेते हैं हम। ग्रेटर देन 2, ये भी 2 से ज्यादा है, ये भी 2 से ज्यादा है, तो ये चीज तो सही दिख रही है। लेस देन 2 तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसे तो साइड करो, ये नहीं है आंसर। इक्वल टू 2 ये भी नहीं है, इक्वल टू 5 हमेशा तो नहीं है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ग्रेटर देन 2, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लगभग लगभग सेम ही है, तो दोनों को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, एक तो एक्सेस डिमांड के बारे में और एक डेफिशिएंट डिमांड के बारे में, राइट। एक्सेस डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक्सेस डिमांड, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, डेफिशिएंट डिमांड, राइट। वाई एक्सिस पे मैं क्या बना रहा हूँ, एडी और एएस, एडी और एएस। वाई एक्सिस पे क्या बना रहा हूँ बेटा, एडी और एएस। एक्स एक्सिस पे क्या हमारा, इनकम, इनकम को हम वाई डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या बना रहा हूँ मैं, इनकम, इनकम को हम वाई डिनोट करते हैं। 45 डिग्री लाइन ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, 45 डिग्री लाइन ए एस इज इक्वल टू वाई होता है, राइट। ये क्या हमारा एग्रीगेट डिमांड एडी,
इसे मैं एडीएफ कह रहा हूं, राइट। एडीएफ का मतलब एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एडीएफ का मतलब क्या है बेटा? एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये जो इनकम का लेवल है इसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम वाई जो है ये कौन सा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई है पॉइंट ई पर, तो एग्रीगेट डिमांड भी होनी चाहिए पॉइंट ई पर, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई है पॉइंट ई पर, तो डिमांड भी होनी चाहिए पॉइंट ई पर, ठीक है। बट इन रियलिटी फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए होती है, एक्चुअल में डिमांड उतनी होती नहीं है। डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा भी हो सकती है और डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा हो, मतलब जितनी डिमांड होनी चाहिए डिमांड उससे ज़्यादा हो, इसे कहेंगे बेटा एडीई, राइट। तो वैसे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है E1 पे, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम किस पे देखते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, मतलब हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पे देखना है, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए सप्लाई है पॉइंट ई पर, तो डिमांड होनी चाहिए पॉइंट ई पर, बट एक्चुअल में डिमांड है पॉइंट एफ पे, तो डिमांड है ज़्यादा और सप्लाई है कम, राइट। तो ये क्या होता है? एक्सेस डिमांड, ठीक है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स आउट, मतलब एग्रीगेट सप्लाई है कम, किससे? एग्रीगेट डिमांड से। कौन सा लेवल पे? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट सप्लाई है कम और डिमांड है ज़्यादा, तो ये क्या है? एक्सेस डिमांड। इसका आंसर आएगा एक्सेस डिमांड, राइट। और नेक्स्ट में देखिए डेफिशिएंट डिमांड में देखिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए सप्लाई है पॉइंट ई पर, तो डिमांड भी होनी चाहिए पॉइंट ई पर। अगर डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से कम हो, बेटा डिमांड रिक्वायर्ड लेवल से कम है, इसे कहते हैं एडीयू, 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 राइट, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम पे सप्लाई है ई पर, तो डिमांड भी होनी चाहिए ई पर, बट एक्चुअल में डिमांड है पॉइंट एफ पे, तो डिमांड है कम सप्लाई है ज़्यादा, तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेफिशिएंट डिमांड। तो ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट से अंडर है, अंडर मतलब नीचे, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, तो इसका आंसर क्या है? ए, राइट, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में जरूरी नहीं है कि डेफिशिएंट डिमांड के नाम से ही क्वेश्चन आइए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब डेफिशिएंट डिमांड ही है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी अडॉप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, राइट। बेटा इनमें से कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। सच एज पॉलिसीज विच आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक, इट मीन्स आरबीआई इन इंडिया, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? जिनका कंट्रोल और रेगुलेशन किसके पास होता है? आरबीआई के पास में, इंडिया में, ठीक है। और क्या करने के लिए पूछा गया है? एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। एक्सेस डिमांड जो हमने प्रीवियस पढ़ा है क्या? कि डिमांड है ज़्यादा सप्लाई है कम, ठीक है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा?
डिमांड है ज़्यादा सप्लाई है कम। कौन से लेवल पे? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, राइट। सप्लाई है कम, डिमांड है ज़्यादा। तो डिमांड को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ेगा तो इसको फॉलो करते हुए कॉमर्शियल बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो पब्लिक की बैंक से लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट एंड फॉल इन एडी, राइट। इंक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर को इंक्रीज किया जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीआरआर, अगर सेंट्रल बैंक सीआरआर को बढ़ाती है, सीआरआर को इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा परसेंटेज सेंट्रल बैंक पे रखेगी, तो पब्लिक को लोन दे पाएगी कम, राइट। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी वैल्यू एंड लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दी सिक्योरिटी, राइट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर बढ़ता है तो उसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी वैल्यू तो सेम है, बट सेम सिक्योरिटी के बिहाफ पे लोन मिल रहा है कम, ठीक है। तो पब्लिक बैंक से लोन लेगी कम, तो डिमांड फॉल होगी, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद ए व्यू टू करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब, देखिए मैंने लास्ट आपको बताया नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बता देता हूँ। जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है ना, इनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब सस्टेंड राइज इन प्राइस, महंगाई, प्राइस का बढ़ना। और प्राइस क्यों बढ़ती है? क्योंकि डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो एक्सेस डिमांड को ही डिनोट करता है, और इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, तो डिफ्लेशनरी गैप जो है ये डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, राइट, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब हो गया एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया? एक तरह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है जिसमें डिमांड है ज़्यादा, सप्लाई है कम, राइट। तो डिमांड को कम करने के लिए जो फिस्कल पॉलिसी है, क्या होती है बेटा? फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिनका कंट्रोल और रेगुलेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स को बढ़ाएगी, ठीक है, जिससे कि डिमांड कम हो। बिल्कुल सही है इसका आंसर ये। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक पे खर्च भी कम करेगी, ये भी चीज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पब्लिक पे खर्च कम करना चाहिए ताकि पब्लिक के पास कैश कम बचे, पब्लिक को बेनिफिट कम मिले, पब्लिक की परचेजिंग पावर कम करनी है, पब्लिक से डेप्ट ज़्यादा लेना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज।